मोदी जी कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि आप सब लोग मिल गए तब भी इतनी सीटें नहीं आई जितनी अकेली भारतीय जनता पार्टी की थी। आप तो अकेले की बात कर रहे थे ना, 10 साल अकेला, मैं अकेला, फिर 56 इंच का सीना, तो हवा निकल गई। जिस तरह से ये लोगों ने शिवसेना को और शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ा है, लोग उसका बदला लेना चाहते थे। विधानसभा में आपने एक बात कही कि चेहरा उद्धव होना चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि शरद जी और कांग्रेस दोनों राजी नहीं है कि कोई फेस हो यहाँ पे महाराष्ट्र में। मैंने बार बार कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का नाम घोषित होता तो और 25 सीटें बढ़ती। अच्छा, आपको लगता है कि राहुल गांधी का नाम डिक्लेयर हो जाना चाहिए था पहले? डेफिनेटली। कांग्रेस के नेतृत्व तो आपकी इस मांग पे सहमत हो जाएगा कि उद्धव जी फेस रहे हैं? महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा स्थानीय मुद्दा था जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया बीजेपी को? विधानसभा में भी वो नुकसान पहुंच सकता है। मुंबई में नुकसान पहुंचाया। इस मिट्टी में सब कुछ चलता है, लेकिन कपट नीति नहीं चलती। आप गुजरात से तक नाराज रहते हैं, हमेशा गुजरात पे आपके हमले लगातार होते रहते हैं गुजरात पे। अब बढ़ेंगे हमले, लेकिन अभी पूरे 5 साल सरकार चलेगी और नहीं चलेगी। फिर सब मजे में भैया, मंत्री बने हुए, कोई मजे में नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर बने। अरे भाई, मोदी के लोग मजे में नहीं है तो वो क्या मजे में रहेंगे? आप इतने सुलझे हुए हैं, आप सबको साथ रखने की बात करते हैं, तो फिर उद्धव जी और राज ठाकरे क्यों नहीं साथ आ जाते हैं? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। एक ऐतिहासिक जगह पे बैठा हूं। ये जो ऑफिस है ये कभी बाला साहब ठाकरे का ऑफिस हुआ करता था। सामना के दफ्तर में हूं और आज जिन मेहमान के साथ मैं बात कराने जा रहा हूं आपकी, बाला साहब के साथ उन्होंने स्कूलिंग के बाद से उन्होंने ज्वाइन किया और पूरी ज़िंदगी एक तरह से मैं कहूँ कि बाला साहब को समर्पित कर दी। पिक्चर भी बनाई थी बहुत अच्छी उन्होंने। आप समझ गए होंगे मैं सांसद संजय राउत जी की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। आज तो मुझे अच्छा लगा कि मैं आज एक ऐसे ऐतिहासिक दफ्तर में बैठा हूँ। ये कुर्सी जहाँ पे बाला साहब बैठा करते थे, मुंबई की नई दिशा दी और आपने मुझे बहुत बड़ा पाव भी खिलाया है। राजनीति की बात शुरुआत करूँगा मैं। कुछ महीने बाद ही चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिली है उसकी भरपाई की जाए विधानसभा चुनाव में। कितनी तैयारी है इस समय आप लोगों की और क्या लगता है क्या भविष्य रहेगा विधानसभा चुनाव का? देखो, आप जो बात करते हो, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है इस देश में जो हमेशा जागरूक रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता पर कुछ साल तक राज किया क्योंकि शिवसेना उनके साथ थी, बाला साहब ठाकरे उनके साथ थे। खास करके ये महाराष्ट्र में बीजेपी को कौन पहचानता था? बाला साहब ठाकरे ने उनको बनाया। यहाँ बाला साहब ठाकरे थे जिसने बीजेपी में गांव-गांव में कोई पोस्टर लगाने को आदमी नहीं मिल रहे थे। शिवसेना को कहा बाला साहब ने, ये हमारे विचारधारा के लोग हैं, देश में अगर हम उनके साथ रहेंगे तो देश में हमारी विचारधारा की सरकार बनेगी, उसमें महाराष्ट्र का योगदान रहेगा, तो ये बड़ी बात होगी, तो आप उनके साथ काम करिए। नहीं तो कौन पूछता था? यहाँ तो कांग्रेस का गढ़ रहा हमेशा ही, आज भी है। शरद पवार साहब जैसे नेता रहे, वसंत दादा पाटिल रहे, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के आज भी यहाँ है, आज भी है। लेकिन जब शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े तो यहाँ शिवसेना बीजेपी की सरकार बनती आई। लेकिन बीजेपी सब भूल चुकी है अभी। उनको लगता है कि बस हम हैं, मोदी की सिवाय देश में कुछ नहीं, भगवान है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव ने ये दिखाया कि आप कुछ नहीं है भाई। यहाँ कांग्रेस रहेगी, शिवसेना रहेगी। एक साथ 48 में से 31 सीटें हम जीत ली। 8 सीटें बहुत नैरो मार्जिन से हम हार गए, उसमें से 4 सीटें आपने चोरी की है। चोरी की मतलब? जैसे देखिए कि पैसे की ताकत तो है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल था। जैसे मुंबई की एक सीट है, मुंबई नॉर्थ, हमारी सीट को 48 वोट से हराया है, सिर्फ 48। डिक्लेयर हो गया था, वो जीत गया, 2700 वोट से जीत गया अमोल कीर्तिकर। बार बार रिकाउंटिंग और मुख्यमंत्री का हॉटलाइन चल रहा था रिटर्निंग ऑफिसर के साथ। रिजेक्टेड
पोस्टल वोट काउंट किया, रिजेक्टेड पोस्टल वोट, और उनको डिक्लेयर किया। ऐसे बहुत सी सीटें हैं पूरे देश में है। मैंने परसों पार्लियामेंट में कहा 50 सीटें ऐसी है जो आपने चोरी की है, नहीं तो आप हार गए हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के हमें इंतजार है। जो बेईमान लोग हमसे गए उनको हमको हराना है। सरकार हमारी बनेगी, महाविकास आघाड़ी की। मोदी जी कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि आप सब लोग मिल गए तब भी इतनी सीटें नहीं आई जितनी अकेली भारतीय जनता पार्टी की थी। तो आप तो अकेले की बात कर रहे थे ना, 400 पार। हम अकेले सब पर भारी की बात हो रही थी। तो आप क्यों आ गए बैसाखी के ऊपर? एक नायडू, दूसरा अपना नीतीश बाबू, हाँ, पीछे से चिराग पासवान ढोल बजा रहा है। आप तो अकेले की बात कर रहे थे ना, 10 साल अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला। 56 इंच का सीना, तो हवा निकल गई। 240 पर फंस गए। 240 भी नहीं, मैं तो मानता हूँ 190 पर फंस गए। बाकी की चोरी है सब आपकी। विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, पूरी जान लगा। देवेंद्र फडणवीस का चेहरा देखो, जैसे लोकसभा में लोगों ने मोदी को नकारा है। ये मोदी की हार है व्यक्तिगत, ये मोदी जी की हार है व्यक्तिगत, शाह जी की हार है व्यक्तिगत। बीजेपी है ही नहीं उसमें। लोगों ने मोदी जी को हराया है। वैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का चेहरा नहीं चलेगा, लोग हराएंगे उसको। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या लगता है आपको, ये जो हार हुई बीजेपी की, उसके पीछे कारण था कि उद्धव जी की सरकार को जिस तरह से तोड़ा गया, वो सहानुभूति थी लोगों की, मोदी जी के प्रति नाराजगी ज़्यादा थी? कौन सा फैक्टर ज़्यादा काम कर गया? जो देखिए, मोदी जी के प्रति नाराजगी तो बहुत थी, और जिस तरह से ये लोगों ने शिवसेना को और शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ा है, लोग उसका बदला लेना चाहते थे। ये दोनों पार्टी, देखिए शरद पवार साहब के साथ हमारे हमेशा मतभेद रहे लेकिन शरद पवार इस राज्य के सबसे बड़े नेता है। हमेशा इस महाराष्ट्र की राजनीति में उनका एक कद रहा है। अपने ताकत पर लड़ते आए हैं, अपने ताकत पर जीते हैं, किसानों के नेता है, और अपनी मेहनत से पार्टी बनाई है। कोई उधार की पार्टी नहीं है उनकी, अपने नाम पर पार्टी बनाई, अपने नाम पर पार्टी। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी उधार की पार्टी नहीं है, अपने नाम पर अपनी विचारधारा को लेकर पार्टी बनाई। 50 साल तक पार्टी चला रहे हैं आप उस और दोनों ये पार्टियां है, ये प्रादेशिक अस्मिता, राज्य की अस्मिता से जुड़ी हुई पार्टी है। हाँ, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी है। यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनको लगता है ये हमारी आवाज़ है। ये दोनों पार्टी, बाला साहब और शरद पवार की पार्टी, आपने उनको इसलिए तोड़ा क्योंकि आप, ये दोनों पार्टियां आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है। आपके झूठ के सामने झुकने को तैयार नहीं है, तो आपने पार्टी को तोड़ दिया। ठीक है, पार्टी तोड़ दिया आपने, कुछ हमारे एमएलए तोड़ दिए हैं, सांसद तोड़ दिए। सांसदों को तो हमने हरा दिया, हरा दिया। मुंबई में उनका एक भी सांसद चुनकर नहीं आया है। जो चले गए उनके साथ हम खड़े थे। तो विधानसभा में भी यही होगा। अभी विधानसभा में आपने एक बात कही कि चेहरा उद्धव होना चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि शरद जी और कांग्रेस दोनों राजी नहीं है कि कोई फेस हो यहाँ पे महाराष्ट्र में। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी 2019 में, हमारी सरकार बनी थी अचानक, तब भी वैसा कोई फेस नहीं था। बीजेपी ने हमारे साथ बेईमानी की थी। जो शब्द दिया था कि आपका मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बनाया। तो उससे एक फ्रंट बन गया महाविकास आघाड़ी, जिसमें शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस साहब की पार्टी, हमारी पार्टी। तब एक ही फेस सामने आया कि हम किसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं जो इस राज्य को मान्य होगा। तो सभी ने कहा उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे उस वक्त मुख्यमंत्री पद लेने को तैयार नहीं थे। हमने सबने बनाया उनको, और वो चेहरा चल गया स्टेट में, देश में। आज भी लोग याद करते हैं कि उनकी जो प्रशासन रहा, काम रहा, वो पूरे देश में कोरोना काल में बेहतरीन रहा। उसने ना जात देखी ना धर्म देखा किसी का, सबको मदद की। इसलिए तो इस बार देखा होगा सभी जातीय धर्म के लोगों ने शिवसेना को वोट किया, महाविकास आघाड़ी को वोट किया उद्धव ठाकरे की वजह से। तो एक
ऐसा हमें लगता है, जैसे मैंने बार बार कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का नाम घोषित होता तो और 25 सीटें बढ़ती। अच्छा, आपको लगता है कि राहुल गांधी का नाम डिक्लेयर हो जाना चाहिए था पहले? डेफिनेटली, हमने कहा था ये मीटिंग में कहा था आपने इंडिया में। हाँ, चेहरा चाहिए। आप चेहरे के सिवा कैसे जा सकते हो कि ये हमारा नेता है, ये हमारा प्रधानमंत्री बनने वाला है, हम उसको वोट करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व तो आपकी इस मांग पे सहमत हो जाएगा कि उद्धव जी फेस रहे हैं? ठीक है, कोई दिल्ली का कोई सवाल नहीं है, चाहे राहुल जी हो, सोनिया जी हो या और नेता हो, उसके ऊपर चर्चा होगी। अभी तक चर्चा शुरू नहीं हो गई है। अगर देखिए नहीं होती सहमति, फिर भी हम तो एक साथ लड़ेंगे और लोग तो उद्धव ठाकरे को ही वोट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। शरद पवार साहब का एक अपना गढ़ है वेस्टर्न महाराष्ट्र, वहाँ वोट मिलेगा हमको। तो आप इस बात से सहमत हैं कि अगर उद्धव जी को फेस नहीं बनाया गया तब भी महाविकास अघाड़ी लोगों के दिल में उद्धव ठाकरे जी का फेस है, हमें मालूम है। महाराष्ट्र की जनता के मन में आज भी ठाकरे परिवार के प्रति वो जो आदर और श्रद्धा है वो हमेशा रहेगी। महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा स्थानीय मुद्दा था जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया बीजेपी को? विधानसभा में भी वो नुकसान पहुंच सकता है। मुंबई में नुकसान पहुंचाया, वेस्टर्न महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचाया, मराठवाड़ा पूरी तरह से हार गए। कहाँ है बीजेपी? कौन सा बड़ा मुद्दा था, स्थानीय मुद्दा कौन सा बड़ा था राष्ट्रीय के अलावा? देखिए, लोग फडणवीस को नहीं चाहते। यहाँ इस मिट्टी में सब कुछ चलता है, लेकिन कपट नीति नहीं चलती, धोखा नहीं चलता है ना, धोखे की बात नहीं चलती, ढोंग नहीं चलता। ये संतों की, शिवाजी महाराज की भूमि है, आपको मालूम होगा। यहाँ औरंगजेब नहीं पैदा हो गया, औरंगजेब गुजरात में पैदा हो गया। आप गुजरात से तक नाराज रहते हैं, हमेशा गुजरात पे आपके हमले लगातार होते रहते हैं। गुजरात पे अब बढ़ेंगे हमले, गुजरात पे और हमले बढ़ेंगे। जी हाँ, क्यों? पूरे देश में ये त्रासदी है गुजरात की ये दो नेताओं की वजह से, मतलब शाह और मोदी। ये तो व्यापारी लोग हैं, व्यापार करते थे, लेकिन जिस तरह से मोदी जी और शाह जी ने पूरे गुजरात को पूरे देश पर थोपने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्यों हार गई? गुजरात की वजह से हार गई। वहाँ का मुद्दा ही था ना, क्या यहाँ भी गुजराती आकर सब कुछ खा रहे हैं। अब जाकर देखिए वाराणसी में मोदी जी हारते हारते बच गए। वाराणसी का हर ठेका छोटा बड़ा गुजराती के पास है। अब जाकर देखिए, अयोध्या में जाकर देखिए। ये देश में एक विविधता है, सभी प्रांतों को, सभी भाषाओं को वही सम्मान सभी लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, ये तो है मुद्दा। मैं यूपी में देखता हूँ कि सारे बड़े ठेकों में कहीं ना कहीं गुजरात, बल्कि मैं तो अपने शो में कई बार कहता हूँ, सारे नहीं सभी, मैं कई बार अपने शो में कहता भी हूँ कि क्या और देश प्रांतों के लोगों को पेट भरने का अधिकार नहीं, पैसा कमाने का अधिकार नहीं? सबको है ना। अब मुंबई में इतने लोग बाहर से आते हैं, सब अपने खा पी के मस्त है ना। हाँ, सही बात, सबका हाँ, बोलते हैं आप खाओ पियो ऐश करो, लेकिन यहाँ के स्थानिक लोगों का सम्मान करो। ये लोगों ने मुंबई बनाई है, 106 लोग बलिदान हुआ है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए। हम सब एक है, देश एक है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। ये देश एक रहेगा ना। बाला साहब ठाकरे क्या करते थे हमेशा, ठीक है, ये मराठी लोगों की वगैरह ऐसा है। बाला साहब का एक ही मंत्र था, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, तुम भी जियो और हमको भी जीने दो, बस हम सब मिलकर जिएंगे और देश को बनाएंगे। ये बाला साहब का हमेशा मंत्र रहा। लेकिन आप इस तरह जब गुजरात पे हमले करते हैं, आपने औरंगजेब तब कह दिया कि औरंगजेब वहाँ पैदा हुआ। औरंगजेब की नीति है ना, वहाँ सब पर हमले करता है, साम्राज्यवादी, ना धर्म की, ना नीति, ना मानवता। औरंगजेब की तो यही रही ना हमेशा बात, अपने भाई को मारा, अपने बाप को मारा, किसके प्रति उनको प्रेम था? लेकिन मोदी जी शाह ने ऐसा क्या किया? ऐसा तो कुछ नहीं किया। पूरे देश में जाकर आप लीजिए, लोगों का मत लीजिए, क्या है गुजरात में जाकर डरे हुए हैं लोग। गुजरात में तो कोई देखा है, कोई मुख्यमंत्री का नाम आपको याद है गुजराती? अरे 95 मैंने कई बार शो किया कि लोगों को पता ही नहीं होता है कौन मित्र। पूरे गुजरात जनता को जो उनको सीएम का नाम, मंत्री का नाम मालूम नहीं, वहाँ आदेश है कोई किसी से बात नहीं करेगा। पूरा देश में डर का माहौल बनाया है लोगों ने। कोई जरूरत नहीं, आपके पास बहुमत है तो बहुमत का सम्मान करो, लोगों के साथ प्यार से रहो। अब 1 जुलाई से तो और नई आईपीसी लागू कर दी है, वो खतरनाक। पूरा सबको, ये देश को तानाशाही के खाई में ढकल दिया है। अभी 2024 के चुनाव ने उनको थोड़ा सा सुबुद्धि मिलनी चाहिए थी। लेकिन अभी पूरे 5 साल सरकार चलेगी और नहीं चलेगी। फिर आपको क्या मतलब, आपको लगता है सरकार पहले गिर जाएगी?
ये सरकार 5 साल कार्यकाल नहीं पूरा करेगी। कारण? कौन उनके साथ काम करेगा? अरे नायडू जी हैं, नीतीश नायडू जी को तो हम ज़्यादा पहचानते हैं। कैसे? नीतीश बाबू को और हम ज़्यादा पहचानते हैं। क्या करेंगे वो ये लोग? कहाँ रहेंगे उनके साथ? आप देखो ना, उनके साथ इस प्रकार के जो लोग हैं, देखो चंद्रा बाबू की अपनी एक सोच है डेमोक्रेसी के बारे में, हमेशा वो संघर्ष करते आए हैं। नीतीश बाबू की तबीयत खराब है, ठीक है, लेकिन उनके साथ जो उनके साथी हैं वो उस जमाने से मैंने देखा है उनको, एक अलग विचारधारा के लोग हैं। सब मजे में भैया, मंत्री बने हुए कोई हैं, मजे में नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर बने अरे हुए भाई हैं। मोदी के लोग मजे में नहीं है तो वो क्या मजे में रहेंगे? मोदी के लोगों को क्या समस्या है? हाँ? मिनिस्टर हैं, मजे कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि उनको मजे नहीं? किसको मजे है? सारे मंत्रियों को, जो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा उसको मजे ही मजे। कोई मजे में नहीं है, सब सजा काट रही है कैबिनेट में। मिनिस्टर होने के बाद वो सजा काटते हैं, मुंह नहीं खोल सकते, बात नहीं कर सकते किसी से। हमने दिल्ली में अभी नहीं, मैं 25 साल से एमपी हूँ। मैंने दिल्ली देखी है कांग्रेस के ज़माने में, कैसा खुला माहौल था, खुला वातावरण था। एक दूसरे के पास जाना है, खाना है, बैठना है, चर्चा करना है, मंत्री के पास जाकर बैठना है, मंत्री खाना खिलाता है। कांग्रेस का आज अगर विरोधी पार्टी का सांसद मिलता है कॉरिडोर में, लॉबी में, तो ये लोग डर के मुंह छुपा के जाते हैं, कहीं मोदी जी के लोग न देखे कि मैं शिवसेना के सांसद से बात कर रहा हूँ या किसी विरोधी कांग्रेस के बात कर रहा हूँ। आपने कभी देखा होगा राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि राजनाथ सिंह डरते हैं मुझे नमस्कार करने से। राजनाथ सिंह कभी सामने आते तो नमस्कार करते थे, हाल पूछते थे, लेकिन अभी राजनाथ सिंह राहुल गांधी जैसे नेता, जो अब नेता प्रतिपक्ष है, गांधी परिवार का चिराग है, उनसे डरते हैं नमस्कार करने में। ये हालत सबके है। तो ये आपको लगता है कि 240 पे आने के बावजूद भी इतनी डिक्टेटरशिप बची है, इतनी तानाशाही बची है? देखिए, ये डिक्टेटरशिप का एक होता है, जो एक दिया होता है ना, जब बुझता है तो भाप कर बड़ा हो जाता है और बुझ जाता है बुझने से पहले। वैसा हो रहा है उनका। तो आपको एक बड़ा मुद्दा, मैंने कल मुंबई में मैं कुछ लोगों से बात करी, स्थानीय लोगों से, उनको एक दर्द ये भी है कि यहाँ की बड़े उद्योग गुजरात शिफ्ट कर दिए गए। हाँ, क्या ये विधानसभा चुनाव में ये भी बड़ा एक मुद्दा रहे? लोकसभा में ये मुद्दा बना, उसका फायदा हो गया ना। लोकसभा में ये तो मुद्दा बना था, यहाँ से सब कुछ लूट कर पकड़ कर गुजरात लेके। देखिए, गुजरात का विकास होना चाहिए। गुजरात की आप सोने की द्वारका बनाइए, पूरी गुजरात सोने से बनाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट को उसके ऊपर डाका डालकर मत करिए। अगर यूपी में कोई चीज़ बन रही है तो यूपी में रहने दो, यूपी से उठाकर गुजरात में मत लेके जाए। अभी देखो, योगी जी ने कहा था मैं फिल्म सिटी बनाऊंगा, उत्तर प्रदेश में आए थे, हमने स्वागत किया। अगर योगी जी फिल्म सिटी बनाते हैं और लोगों को फायदा होता है, रोजगार मिलता है, तो होना चाहिए। योगी जी ने नहीं कहा कि यहाँ से उठाकर मैं यहाँ लेके जाऊंगा। यहाँ आए, लोगों से बात की, बच्चन साहब से लेकर सभी से मार्गदर्शन लिया, और बाकी मैं 400 एकड़ में क्या फिल्म सिटी बनाऊंगा। अरे अच्छी बात है, देश में एक अच्छा प्रोजेक्ट बनता है, लेकिन गुजरात की बात होती है तो सब कुछ यहाँ से उठाकर रेडीमेड मैं वहाँ लेके जाऊंगा, मैं खुद नहीं बनाऊंगा। झगड़ा यहाँ है। एक लंबा झगड़ा रहा भी है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में, उस झगड़े को फिर हवा देने का नहीं, वो झगड़ा नहीं है, देखिए हो गया, हो 2 स्टेट बन गए, फिर भी हम एक साथ रहे, भाई जैसे रहे। मुंबई में तो देखा आप, कितने गुजराती हैं हमारे साथ रहते हैं, काम करते हैं, रहे भी। लेकिन जब से मोदी शाह की एंट्री हो गई, तब से ये झगड़ा शुरू हो गया फिर एक बार। आप इतने सुलझे हुए हैं, आप सबको साथ रखने की बात करते हैं, तो फिर उद्धव जी और राज ठाकरे क्यों नहीं साथ आ जाते? देखिए, राजनीतिक झगड़ा है क्या? नहीं, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, ये फैमिली मैटर है। राज ठाकरे जी मोदी जी को सपोर्ट कर सकते हैं, फिर उद्धव ठाकरे को बिन शर्त सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? अनकंडीशनल सपोर्ट अभी दिया ना, अनकंडीशनल सपोर्ट टू मोदी एंड शाह। जिस मोदी और शाह को मैं मुंबई में पाँव नहीं रखने दूंगा, ये कहा था राज जी ने। राज हमारे मित्र है, कहा था,
महाराष्ट्र में जनता ने ध्यान रखना चाहिए, दोनों महाराष्ट्र के शत्रु है। इस चुनाव में राज ठाकरे जी ने मोदी और शाह को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। फिर ये अनकंडीशनल सपोर्ट अपने भाई को क्यों नहीं दिया? भाई वो भी लड़ रहा है मोदी शाह से। तो ये सवाल आप उनसे पूछिए। वो इस बार विधानसभा चुनाव में भी आपका विरोध करेंगे तो नुकसान तो होगा ना आपको भी? नहीं, 25-30 साल से वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम पार्टी ही पार्टी। उनकी पार्टी कहाँ है मुझे बताइए ना। अगर वो देखो, राज ठाकरे बड़ा नेता है इसलिए कि वो ठाकरे है, क्योंकि वो ठाकरे है तो लोग किसी भी ठाकरे को सलाम प्रणाम करते हैं। यहाँ उपकार है लोगों के ऊपर, इस परिवार का, महाराष्ट्र की जनता के ऊपर, तो आपको सलाम दुआ मिलेगी सबकी। लेकिन आपकी पार्टी कहाँ है? आपकी पार्टी क्यों नहीं खड़ी कर पाया? आप दूसरे के सहारे क्यों जीते हो? एक जमाने में जब आपकी पार्टी बनी थी, लोगों ने आपको समर्थन दिया था, आपको बहुत बड़ा वोट परसेंटेज हमारा छीन लिया था आपने। बाद में क्या हो गया? नहीं कर पाए तो लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है। बीएमसी को लेकर आप लोगों ने कुछ आंदोलन नहीं, बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया? बीएमसी को चुनाव नहीं हुए? बीएमसी क्या, यहाँ की हर जो लोकल बॉडीज है वही चुनाव नहीं हो रहा है। कोई बीएमसी क्या, नासिक नहीं, ठाणे नहीं, कल्याण डोंबिवली नहीं, पुणे नहीं, नागपुर नहीं, कहाँ चुनाव? ये लोग चुनाव लेते ही नहीं, डरते हैं। जिला परिषद नहीं, पंचायत नहीं। विकास कार्य प्रभावित नहीं हो रहे होंगे? डेफिनेटली हो रहे लेकिन उनको कहाँ चिंता है? ये एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया है और लूट चल रही है। इस समय बीएमसी में ये डेमोक्रेसी मानने वाले लोग नहीं है। पंचायत राज की जो संकल्पना है, हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये वो मानने को तैयार नहीं ना। एक आखिरी सवाल, शिंदे साहब का भविष्य कैसा रहेगा विधानसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में बाल बच गए। कैसे बच गए? क्या है, अभी विधानसभा चुनाव में उसका पूरा फैसला हो जाएगा। कुछ सीटें निकाल ले लोकसभा की बीजेपी के सहारे। बीजेपी का वोट शेयर ट्रांसफर हो गया उनको पूरी तरह से। बीजेपी की जीत है वो, बेसिकली उनके पास वोट नहीं है। शिवसेना के वोट शिवसेना के पास आ गए। शिंदे कोई इतना बड़ा जननायक नहीं है जो बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे लेकर जाए। चूक कैसे गए आप अपने आदमी को पहचानने में? शिवसेना के साथ थे वो। देखिए, वो चूक नहीं, वो आदमी डर गया। ईडी सीबीआई से डरने वाले चूकते नहीं, वो डर के भागते। डरे, आपको उन्होंने जेल भेज दिया? हम नहीं डरे। हम बाला साहब ठाकरे के साथ मेरी पूरी जिंदगी गई। जहाँ आप बैठते वहाँ उस जगह पे बाला साहब ठाकरे बैठते थे। मेरा बचपन, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार सब उनके साथ समर्पित है। हम क्यों डरे? आपको डर नहीं लगता दोबारा ऐसा तीखा बोलना है? ईडी तो अभी भी काम आने दो ना। विधानसभा चुनाव से पहले क्या उखड़ेगी मेरी? एक बार जेल जाकर आया हूँ, वापस डालना हिम्मत है तो डाल दीजिए। चुनाव से पहले डाल सकते? डालने दो ना। और क्या कर सकते? डर नहीं लगता आपको? नहीं, मैं कभी जिंदगी में डरा नहीं। करेंगे ऐसा ये लोग चुनाव से पहले? अब नहीं करेंगे। नवाब मलिक उधर दिखाई दिए थे। देखिए, मलिक साहब भी डरे नहीं थे बेचारे, उनकी तबीयत बहुत खराब है। नवाब मलिक की केस पूरी तरह से बोगस झूठे है, मुझे मालूम है सबके। देखिए, संजय सिंह का केस, कोर्ट ने क्या कहा? केस बनता ही नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का। हेमंत सोरेन का केस, हाई कोर्ट ने क्या कहा? अरे उनका केस ही नहीं बनता है। अरविंद केजरीवाल जो ईडी कोर्ट है, कहा केस ही बनता नहीं। संजय राउत, केस बनता नहीं है। और अनिल देशमुख गृह मंत्री, कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केस बनता नहीं। केस किसी के ऊपर नहीं बन रहा है, ये लोग बना रहे हैं जोर जबरदस्ती से। कितने दिन हमको अंदर रखेंगे? ये भी आपातकाल ही है, मैं समझ लेता हूँ। आपातकाल के नाम से अभी भी आप बम मारते हो ना। 50 साल हो गया, तो आप क्या कर रहे हो? आप तो आपातकाल के बाप हो। आप मानते हैं समय देश में इमरजेंसी है? घोषित हो तो मैं मान लेता हूँ, ये अघोषित है। अघोषित है आपातकाल। इंदिरा जी की तो घोषित रही। इंदिरा जी ने इमरजेंसी क्यों लगाई मुझे मालूम है ना। हम उम्र में छोटे थे लेकिन एक्टिव थे। रामलीला मैदान से आवाज़ उठी थी हमारे देश के जवानों को विद्रोह की। आप विद्रोह करो सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, जवानों को कहा गया। हाँ,
ये अराजकता फैलने वाली बात थी। पुलिस फोर्स को कहा गया कि सरकार के आदेश मत मानो। उस वक्त अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तब भी आपातकाल लगाते। तो आप उस समय के आपातकाल को सही ठहरा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने पूरा समर्थन दिया था। आपको मालूम नहीं होगा, ये जो आपातकाल की बात करते हैं, बाला साहब ठाकरे जी ने इंदिरा गांधी को पूरा खुला समर्थन दिया था और आपातकाल को समर्थन किया था। इस प्रकार की भाषा देश में नहीं चलेगी विद्रोह की। और ये लोग बाला साहब ठाकरे के फोटो लगा के वोट मांग रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय जी इतनी अच्छी बात करने के लिए। ये थे संजय राउत जी और बातचीत कर रहे थे हमारे साथ और विभिन्न मुद्दों पर, महाराष्ट्र के चुनाव पर। कुछ महीनों बाद महाराष्ट्र के चुनाव हैं और यूपी के बाद सबसे ज़्यादा 4PM महाराष्ट्र में देखा जाता है। तो हम महाराष्ट्र के चुनाव की बहुत खास कवरेज करेंगे अगले कुछ दिनों में। तो देखते रहिए 4PM, अपनी राय बताइएगा। ये बातचीत कैसी लगी, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।